स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जापानीज फाइनेंशियल ग्रुप नोमुरा के एक स्टडी के मुताबिक 56 कंपनीज ने यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से चाइना छोड़ दिया था। देखा जाए तो इसमें से जहां 26 कंपनीज ने वियतनाम में रिलोकेट होना सही समझा, वहीं इन 56 कंपनीज में से सिर्फ 3 कंपनियां ही भारत में रिलोकेट हो सकी। दरअसल ये डेटा हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि चाइना को रास्ते से हटा के ही भारत नया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा। लेकिन दोस्तों, जब इस कंडीशन में भी ऐसा नहीं हुआ तो ये सभी के लिए काफी सरप्राइजिंग था, और इसकी वजह ये थी कि साउथ ईस्ट एशिया में चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए वियतनाम जैसा छोटा देश बेहतर अल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। ऐसे में बड़ी कंपनी जो चाइना से रिलोकेट कर रही है वो इंडिया की जगह वियतनाम को चूज कर रही है। दोस्तों, वियतनाम जो अपनी आजादी के 1 साल बाद से ही 20 साल लंबे वॉर का शिकार रहा, लेकिन फिर भी आज वियतनाम जिस तरीके से डेवलप हो रहा है उसकी ग्रोथ को देखकर ये कहा जा रहा है कि वियतनाम चाइना के बाद साउथ ईस्ट एशिया में भारत को इकोनॉमिकली कड़ी टक्कर दे रहा है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वियतनाम कैसे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन के लिए चैलेंज बनकर उभरा है, और क्या वियतनाम नियर फ्यूचर में चाइना की तरह भारत के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर बन सकता है या नहीं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज जब एक ग्लोबल इन्वेस्टर एशिया में चाइना के बियॉन्ड जाकर किसी कंट्री को चूज करना चाहते हैं तो उनके पास भारत और वियतनाम में से किसी एक को चूज करने का ऑप्शन है। दोस्तों, एक और भारत है जो दुनिया की न सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है बल्कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, जिसे इंडिया की यंग एंड एस्पायरिंग पॉपुलेशन संभाले हुए है। ऐसे में भारत की ओर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्ट होना बहुत ही आम बात है, जिसे 2020 का पैंडेमिक का डेटा और क्लियर कर देता है। दरअसल 2020 में इंडिया की FDI इनफ्लोज में 13% की ग्रोथ देखने को मिली, जिसे पैंडेमिक जैसे वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन में बेटर देन एक्सपेक्टेड कंसीडर किया गया था। और दोस्तों, आप इसी से भारत में बढ़ते फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इंक्लाइनेशन को समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ठीक ऐसे ही और इसी टाइम में वियतनाम भी है, और वो हर पैरामीटर्स में टॉप रैंक होल्डर है, जो किसी भी पोटेंशियल इन्वेस्टर का मेजर कंसर्न होता है। देखा जाए तो 2000 से 2018 तक वियतनाम की GDP में एवरेज 6.3% की स्टेबल ग्रोथ देखने को मिली, जो उसकी स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन को शो करती है। साथ ही दोस्तों, एशिया के हार्ट की तरह कंसीडर किए जाने वाले इस देश की फेवरेबल जियोग्राफिकल लोकेशन और उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड भी उसे भारत के लिए बड़ा चैलेंज बनाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की तरह वियतनाम की भी 60% पॉपुलेशन वर्किंग एज की है। दोस्तों, ये पॉपुलेशन न सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के असली मीनिंग को समझती है बल्कि वो नए चेंजेस को भी क्विकली अडॉप्ट करने के लिए जानी जाती है, और इसीलिए वियतनाम आज न्यू डेवलपमेंट और कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो वियतनाम में एक बेटर बिजनेस इकोसिस्टम को डेवलप करने और फ्री इंटरनेशनल ट्रेड को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2019 में वियतनाम और यूरोपियन यूनियन के बीच साइन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों, एग्रीमेंट वियतनाम के लिए यूरोपियन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को दिखाता है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वियतनाम के भी ऊपर देखने को मिला है। साथ ही यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा ये हुआ है कि वियतनामीज गुड्स का टैरिफ 85% इंक्रीज हो गया है। और दोस्तों, आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे 2005 तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ वियतनाम में कितनी खराब थी, लेकिन 2006 से 2019 के बीच इस FDI रेट में एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है। और दोस्तों, देखा जाए तो 2005 से 2019 के बीच वियतनाम के FDI इनफ्लोज में 8.26 टाइम्स की ग्रोथ देखी गई है। वहीं वियतनाम के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का ग्रोथ रेट 2010 से 2019 के बीच 18% रहा है, जबकि भारत में ग्रोथ सिर्फ 5% थी। और दोस्तों, इसी सेम पीरियड में वियतनाम ने अपने यहाँ $47 बिलियन का ट्रेड सरप्लस हासिल किया। देखा जाए तो 2010 में वियतनाम में $13 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, लेकिन अगले 10 सालों में वियतनाम ने न सिर्फ डेफिसिट को खत्म किया बल्कि उससे ओवरकम भी कर लिया। दोस्तों, जिस टाइम वियतनाम ट्रेड सरप्लस डिलीवर कर रहा था
देखा जाए तो उसी टाइम इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $130 बिलियन से इंक्रीज होकर 156 बिलियन का हो गया। और दोस्तों अगर इंडिया और वियतनाम के एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें तो वियतनाम में 2010 से 2019 के बीच सबसे ज्यादा ग्रोथ इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट में हुई है। और इस दौरान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे प्रोडक्ट थे, जिसे मुख्य रूप से अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रिया को एक्सपोर्ट किया गया। दोस्तों अब जहां वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एक्सपोर्ट कर रहा है, वहीं भारत का एक्सपोर्ट लार्जली लो टेक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स तक सीमित है, जिसमें मिनरल फ्यूल्स, मशीनरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। दोस्तों ये ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लैक ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं और यही वजह है कि वेस्टर्न कंट्रीज में भारत का एक्सपोर्ट उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाया है। साथ ही से अगर हम यूरोपियन यूनियन के एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो 2009 से 2018 के बीच यूरोपियन यूनियन में भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ 1.6 टाइम बढ़ा है, जबकि वियतनाम के एक्सपोर्ट में 4.4 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही चीप लेबर, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और फॉरेन एंटरप्राइजेस के टैक्सेस में रिडक्शन की वजह से दुनिया भर की कंपनीज के लिए वियतनाम एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभरा है। दोस्तों ऐसे में अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि जो देश भारत के बाद आजाद हुआ और लंबे समय तक वॉर विक्टिम रहा, वो आज भारत जैसे देश के लिए एक बड़ा कॉम्पिटिटर क्यों कंसीडर किया जा रहा है। दोस्तों 1954 में वियतनाम फ्रांस के कंट्रोल से फ्री हुआ, लेकिन एक साल बाद ही यानी कि 1955 से वियतनाम वॉर की शुरुआत हो गई, जो कि 1975 तक जारी रही। दोस्तों 1975 में वॉर का अंत तो हो गया, लेकिन इस वॉर में वियतनाम को काफी नुकसान पहुंचा। देखा जाए तो इस वॉर के चलते वियतनाम का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉम्बिंग और लैंडमाइंस की वजह से बर्बाद हो गया था। साथ ही वियतनाम में जहां 2 मिलियन सिविलियंस मारे गए, वहीं 1.3 मिलियन वियतनामी सोल्जर्स भी मारे गए, जिससे वियतनाम इकोनॉमिकली पैरालाइज्ड हो चुका था। लेकिन दोस्तों 1986 में जब वियतनाम में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, देश में ड्रामेटिक चेंज देखने को मिले। और दोस्तों ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एग्जैक्टली एक डिकेड के बाद हुआ था। साथ ही वियतनाम ने अपने यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में बड़े स्तर पर निवेश किया और स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया। और दोस्तों यही कारण है कि आज का एवरेज वियतनामीज एवरेज इंडियन से ज्यादा स्किल्ड है। दोस्तों देखा जाए तो एजुकेशन के साथ ही वियतनाम ने फ्री ट्रेड पॉलिसीज को अपनाया है और इन पॉलिसीज का फायदा ये हुआ है कि वियतनाम कई बड़ी कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने में सफल हुआ है। साथ ही दोस्तों एग्रीमेंट से वियतनाम का इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ने लगा है और वेस्टर्न देशों की नजर में भी ये छोटा सा देश आने लगा है। देखा जाए तो इसके अलावा वियतनाम ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक कैपिटल को डेवलप करने पर भी लगातार काम किया है और न्यू एज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ वियतनाम का जुड़ाव भी आज उसके मेजर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बात भारत की करें तो भारत में 1991 में जाकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, जिससे इंडिया का मार्केट तो ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर स्किल्ड लेबर्स की कमी के चलते रैपिड फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिली। और यही कारण है कि आज जब एशिया में चाइना के बियॉन्ड जाकर भारत को ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं पर एक थियरी ये भी कह रही है कि वियतनाम भारत को कंपटीशन दे सकता है। ऐसे में आगे समझ लेते हैं कि वियतनाम क्या सच में भारत को कंपटीशन दे सकता है। दोस्तों आज भले ही बहुत सारे डेटा ये शो कर रहे हैं कि वियतनाम चाइना +1 स्ट्रेटजी में लीड कर रहा है, लेकिन लार्जर पिक्चर में देखें तो इंडिया की पोजीशन काफी स्ट्रांग नजर आती है। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म कॉर्नी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिसेंट ज्वाइंट रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2030 तक भारत न सिर्फ ग्लोबल सप्लाई चेन को रिशेप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि वो ग्लोबल इकोनॉमी में हर साल $500 बिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन भी करेगा। देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। दोस्तों आज भले ही भारत का एक्सपोर्ट ग्रोथ वियतनाम से कम है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि भारत की डोमेस्टिक डिमांड ही वियतनाम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ऐसे में इस वजह से बिना फॉरेन एक्सपोर्ट के भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वियतनाम से बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। साथ ही दोस्तों वियतनाम और इंडिया के टोटल फॉरेन एक्सपोर्ट्स पर नजर डालें तो 2022 में वियतनाम का टोटल फॉरेन एक्सपोर्ट $732 बिलियन का था, वहीं इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट $447.46 बिलियन था। यानी वियतनाम इसमें भारत से काफी आगे है। लेकिन वियतनाम का डोमेस्टिक मार्केट भारत के कंपैरिजन में इतना छोटा है, अगर वो फॉरेन एक्सपोर्ट को प्रमोट ना करे तो वियतनाम की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। और दोस्तों यही वजह है कि वियतनाम चाइना की तरह भारत के लिए कभी भी कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना का डोमेस्टिक मार्केट भी भारत की तरह बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद वो फॉरेन एक्सपोर्ट में दुनिया भर में सबसे आगे है, जबकि वियतनाम के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
दोस्तों अब अगर लार्ज पिक्चर में एफडीआई इनफ्लोज को कंपेयर करें तो जहां 2022 में वियतनाम में सिर्फ $27.72 बिलियन का टोटल एफडीआई इनफ्लोज हुआ था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का टोटल एफडीआई इनफ्लोज $84 बिलियन का था। और दोस्तों इस डेटा का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कंपनीज भले ही वियतनाम को चुन रही हो, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी नहीं है, जबकि भारत में देखें तो इसका ठीक उल्टा है। और ऐसे में इंडिया के लिए वियतनाम को कॉम्पिटिटर मान लेना एक हाफ बेक्ड स्टोरी होगी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इसके दूसरे पहलू को देखें तो बल्कि दोनों ही देश एक दूसरे के खास एलाई की तरह काम करते हैं, और इसीलिए अगर हम कॉम्पिटिटर वाले नजरिए से देखेंगे तो पूरी कहानी को नहीं समझ पाएंगे। और दोस्तों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही देशों के बीच स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस हैं जो दिन ब दिन और भी मजबूत होते जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों वियतनाम के आसियान मेंबर होने के नाते भी साल 2009 से ही इंडो आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा दोनों ही कंट्रीज को हो रहा है। और इसी स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन के मजबूत होने के नाते भारत और वियतनाम एक दूसरे की वीकनेस को दूर करने के लिए भी साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों भारत अगर वियतनाम के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करता है तो उसे वियतनाम के रूप में एक मार्केट मिलेगा जहां वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकेगा। और दोस्तों इसका एक एग्जांपल ले तो भारत आज तेजी से डिफेंस एक्सपोर्ट में ग्रो कर रहा है और वियतनाम के डिफेंस इक्विपमेंट में भारत उसकी मदद भी कर रहा है। देखा जाए तो 2013 में $100 मिलियन के डिफेंस सप्लाई के बाद एक बार फिर वियतनाम $500 मिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया से इम्पोर्ट कर रहा है, जिसमें इंडिया की आकाश मिसाइल और ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। ऐसे में दोस्तों वियतनाम आज भले ही एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करके इन्वेस्टमेंट लाने में सफल हो रहा हो, फिर भी देखा जाए तो लार्जर पिक्चर में उसका कंपैरिजन भारत से नहीं किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों भारत वियतनाम के इस एक्सेप्शनल ग्रोथ से जरूर सीख सकता है कि कैसे अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन को इतना स्किल्ड बनाया जाए कि उस रिसोर्स को दुनिया भर की कंपनीज अपने ग्रोथ में इस्तेमाल करें। दोस्तों आज भले ही भारत के लिए वियतनाम चैलेंज की तरह दिखे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे की मदद करने और चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं। और दोस्तों इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वियतनाम की इकोनॉमिक ग्रोथ, खासतौर पे एक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन हब के रूप में उसकी ग्रोथ भारत के लिए भी एक मॉडल की तरह है। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।